बाजारों के लिए सुस्ती के संकेत। क्रूड में उतार चढ़ाव से अमेरिकी बाजारों में हल्की गिरावट, एशियाई बाजारों की भी कमजोर शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 6 साल के निचले स्तर पर, डॉलर में मजबूती से मेटल्स भी फिसले, ब्रेंट क्रूड गिरकर $45 के नीचे। दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बनने की राह पर फाइजर, इजराइल की एलर्जेन को $160 अरब में खरीदने का सौदा। R&D पर टैक्स छूट घटाने के प्रस्ताव का विरोध, कॉर्पोरेट इंडिया ने कहा भारत में निवेश को लग सकता है झटका। सब्सिडियरी के विलय से पहले वोडाफोन को चुकाने होंगे 2000 करोड़ रुपए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। और भारतीय बाजारों के लिए आज बेहद मिले जुले संकेत हैं दुनिया भर के बाजारों से, जहां बाजारों में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं, लेकिन डॉलर इंडेक्स 100 के लेवल पर पहुंचा है। कितना असर पड़ेगा कमोडिटीज और इक्विटी मार्केट पर, और साथ ही कल है छुट्टी और एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बाजार 7900 के पार निकलेगा या 7800 के नीचे फिसलेगा, ये बड़ा सवाल है। इसका लेंगे जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हर्षदा सावंत। जैसे अनिल ने कहा, एक दिन छुट्टी के पहले आज देखेंगे कितनी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है बाजार में, लेकिन पहला क्यू जो रहेगा वो कमोडिटी मार्केट में भारी भरकम बिकवाली की ओर से ही आता हुआ दिखाई देगा। SGX निफ्टी आपके स्क्रीन पर है 30 अंक नीचे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हमने देखा हल्की गिरावट देखने को मिली और कारण था कमोडिटी बाजार की उठापटक। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिम्पी कालरा और उनसे समझते हैं कि क्या हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। बेहद सुस्त शुरुआत रही और इस समय मेरे ख्याल में हैंगसेंग 100 पॉइंट टूटा है। डिम्पी, क्या अपडेट है एशियाई बाजार से? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि थोड़ी सुस्त शुरुआत है और आज हो सकता है दिन भर बाजार इसी तरह से ही आपको ट्रेड करता हुआ मिले, क्योंकि महत्वपूर्ण आंकड़े अमेरिका से आने बाकी हैं। लेकिन हाँ, कच्चा तेल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी तरह से अर्थव्यवस्थाओं को काफी तेज उतार चढ़ाव दे रहा है। अगर आप इस समय एशियन मार्केट्स के हाल देखेंगे तो पूरी तरह से आपको फ्लैट दिखेगा। हैंगसेंग में थोड़ी बहुत बढ़त बढ़ी है, गिरावट इस समय बढ़ी है, लेकिन अदरवाइज आपको ज्यादातर मार्केट आपको एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे। इसमें कुछ खास बदलाव आज हो सकता है पूरे दिन में ही ना आता हुआ दिखे। लेकिन दो अहम चीजें हैं, खासकर कमोडिटी प्राइजेस को लेकर, क्योंकि एशिया की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं कमोडिटी का एक्सपोर्ट भी करते हैं और बहुत बड़े कंज्यूमर भी है, जैसे चाइना। यहां पे जो दबाव बन रहा है, इससे काफी हद तक चिंताएं पैदा हो रही है। स्पेशली एक सेगमेंट जो कि खनिज से जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ी हुई जो कंपनीज है, वहां पे काफी तेज दबाव है। हालांकि कच्चे तेल को लेकर आज भी बयान कुछ आ सकते हैं, इसको लेकर होगा, और अमेरिका से जो आंकड़े आएंगे उसको लेकर पूरी तरह से आज फिर से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अमेरिका में आज आंकड़े आएंगे जीडीपी के, लेकिन उससे पहले काफी सुस्ती रही है। क्या हाइलाइट्स रहे थे अमेरिकी बाजार के ट्रेड के? कितना ढीला कारोबार डिम्पी रहा? यूएस मार्केट भी पूरी तरह से जो आंकड़े आने वाले हैं उसकी वेट कर रहा है, लेकिन उससे पहले जैसे हमने कहा कि कच्चे तेल को लेकर वहां पे भी उतार चढ़ाव काफी ज्यादा देखने को मिला। असल में ओपेक कंट्रीज के साथ खड़ा हो गया सऊदी अरब। उसने कहा कि अगर प्राइसिंग की कोई भी बात आती है और ज्यादा नीचे टूटता है तो हम ओपेक कंट्रीज के साथ खड़े हुए। इससे एकदम से सडन राइज आया, हालांकि बाद में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई थी। लेकिन जैसे हमने कहा कि कुछ एक आंकड़े काफी अहम है, जिसमें जीडीपी के अनुमानित आंकड़े आ जाएंगे। अनुमान 1.2% का है, इतना ही अनुमान है, और शायद यही आंकड़े अगर आ जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा मूवमेंट तो नहीं मिलेगा। हाँ, इसके ऊपर या नीचे आने पर आपको एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी हो सकता है मार्केट के अंदर मिले। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े भी आने वाले हैं और गुरुवार को अमेरिकी बाजार बंद रहेगा, यानी कि शुक्रवार को आप बिना अमेरिकी बाजार के इंपैक्ट देखेंगे ओपनिंग में। और यही हाल कुछ यूरोपीय बाजारों पर भी रहा। यूरोपीय बाजारों में भी कच्चे तेल के उतार चढ़ाव के चलते एक रेंज में ही मार्केट रहा। ब्रिटेन के होम सेल्स के आंकड़े आए जो कि 6.5% थे, अनुमानित ही इतना था, और साथ ही नवंबर पीएमआई 54 के आसपास रहा। दो में कर देते हैं। तो ये है फिलहाल हाइलाइट्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ट्रेड के, और इसका क्या असर दिखेगा आज के कारोबार में, ये समझ लेते हैं। शुक्रिया डिम्पी इस अपडेट के लिए। अनिल, डॉलर इंडेक्स जैसे हम कह भी रहे थे कि 100 पर पहुंचा है, इसका क्या इंपैक्ट रहेगा? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बाकी करेंसीज डॉलर के मुकाबले अब कमजोर हो रही है। हर्षदा, जब हम हर बार ये बात करते हैं कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेगी तो दुनिया भर के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी बात क्यों नहीं है वो दिखता है डॉलर इंडेक्स में। डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास पहुंचा है, 100 के आंकड़े को छुआ है। मनोवैज्ञानिक रूप से इस आंकड़े की अहमियत है, और इसका मतलब ये कि डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है। इसका मतलब डॉलर दूसरे करेंसीज के सामने मजबूत हो रहा है, दूसरी करेंसीज कमजोर हो रही है। अब होता क्या है, जब डॉलर मजबूत होता है तो फिर सामने इक्विटी
और दूसरी कमोडिटीज में कमजोरी आती है। फिर वो कमोडिटीज चाहे मेटल हो, चाहे क्रूड हो, और इक्विटी मार्केट कहीं के भी हो, वहां पर कमजोरी आती है। और यही बड़ी वजह है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेगी तो डॉलर और मजबूत होगा, और डॉलर जब मजबूत होगा तो उनका असर सब तरफ दिखेगा। अब वो अलग बात है कि कल इक्विटी मार्केट्स ने रिएक्शन नहीं दिया, इक्विटी मार्केट ज्यादा गिरे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ये बड़ी बात नहीं, ये बेहद बड़ी बात है हमारे लिए और बाकी दुनिया भर के बाजारों के लिए भी, कि अगर डॉलर 100 के लेवल के ऊपर जाकर टिक जाता है, अभी तक छुआ है लेकिन अगर जाकर टिक जाता है तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल बात होगी कि आप इक्विटी में बड़ी तेजी बनते हुए देखें। और ये एक बड़ी चिंता की बात हो सकती है आने वाले दिनों में। और अब से लेकर दिसंबर 16 को जब मीटिंग होगी तो हम जानते ही होगा, लेकिन जब होगा तब भी उसका एक असर आना है, और तब तक उसका असर आना है, और वही मार्केट में दिख रहा है। आप देखिए इक्विटी मार्केट में कोई हाल बुरा नहीं, लेकिन देखिए ना कमोडिटीज की क्या हाल है। अगर इतनी तेजी से तेल फिसल रहा है, निकल देखिए लोस पर आ गया है, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है जो साफ दिख रही है। जी, और नाइमेक्स प्रभाव लगभग 41 पर दस्तक दे रहे, कई लोग कह रहे हैं 40 के नीचे भी कच्चा तेल जाएगा। शायद यही वजह है कि कल हमने देखा अमेरिका में थोड़ी बहुत नर्म समाप्ति देखने को मिली है। एशिया भी आज देखिए हैंगसेंग जैसे मार्केट्स पिट रहे हैं, निकेई भी कमजोरी खुला है। एक्चुअली अब हम वो जो कमोडिटीज के दाम नीचे जाते हैं, अब उसका फायदा नहीं मिल रहा है। फायदा एक लेवल के बाद होता ही मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, क्योंकि होता क्या है, आप 110-115 डॉलर से आए 45-50 डॉलर तक, तो यानी कि आपके लिए डॉलर टर्म्स में बड़ी गिरावट है। अब अगर आप 10% गिर जाते हैं, यानी कि $4 गिर गए, तो गिरे $4, लेकिन उसका सेंटीमेंट का जो इफेक्ट होता है, जो नेगेटिव लगता है कि भाई दुनिया में पूरी मंदी हो रही है इसलिए अब गिर रहे हैं, तो अब वो गिरना फायदेमंद नहीं है, हिंदुस्तान के लिए भी नहीं है और बाकी इकोनॉमी के लिए भी नहीं। तो ऐसे में बाजारों का रिएक्शन जायज है, और मुझे लगता है कि उसी लिहाज से एक बार की तो बड़ी गैप डाउन ओपनिंग आपको सिर्फ डॉलर इंडेक्स की वजह से होगी। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर आज दुनिया भर के बाजारों से आपको कोई संकेत लेना तो इंडेक्स मत देखिए आज, नेट आप डाउ देखिए कि हाँ ये जरूर है कि कल जो बड़ा एक डर था लोगों को कि फेड की इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है, उसमें कुछ बड़ा हो जाएगा ब्याज दरों को लेकर, अब उस मीटिंग का तो कहीं अता पता नहीं है, नामो निशान नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा, कहीं कोई उसका अपडेट आया नहीं, तो वो मीटिंग का डर तो निकल गया एक तरफ। लेकिन डर दूसरा ये हो गया कि कमोडिटीज जिस तरह से गिर रही है, तो आज उसका असर आपको भारतीय बाजारों में पहले ट्रेड पर नजर आएगा, और ऐसे में पक्के तौर पर आप एक कमजोर शुरुआत करेंगे। एशियाई बाजारों पर नजर रखिए, जितनी कमजोरी एशियाई बाजारों में होगी आपको उतना भुगतना पड़ेगा। होपफुली उससे ज्यादा गिरावट भारत में न आए। लेकिन वायदे बाजार की हम बात करेंगे अनिल, उससे पहले FIIs क्या कर रहे हैं। कैश में हमने देखा है कल हल्की सी गिरावट है, आंकड़े बहुत छोटे हैं, पता नहीं इस पर ज्यादा जोर देना चाहिए या नहीं। आंकड़े इस पर मत दीजिए जोर, आप सही कह रही हैं, लेकिन आंकड़े कहां जोर देने वाले हैं वो है वायदा कारोबार के। वायदा कारोबार के इसलिए कि देखिए 400 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं FIIs ने, 290 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, ये दोनों ही आंकड़े बेहद पॉजिटिव है, लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन है। तो अब देखिए कल हुआ क्या, फिर से ट्रेडर्स घबरा रहे थे कि अमेरिका में कुछ हो जाएगा तो मीटिंग के बाद, तो उन्होंने खरीदारी नहीं की, उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई, लेकिन FIIs को डर नहीं था, FIIs ने कल भी शॉर्ट कवरिंग की। और जनरली होता क्या है, एक्सपायरी के हफ्ते में जो ट्रेंड होता है ना वो एक्सपायरी तक बरकरार रहता है, तो कल ये ट्रेंड था, फ्राइडे को था, आज भी बरकरार रहने की पूरी उम्मीद आप कर सकते हैं कि FIIs के डेटा पॉजिटिव रहेंगे। 675 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन जरूर बेचे, लेकिन उसमें कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई इंडेक्स ऑप्शन में बहुत मंदी की पोजीशन FIIs की बनी है। तो एक बात साफ दिख रही है, इस एक्सपायरी के पहले FIIs अपनी मंदी की पोजीशन काटना चाहते हैं। अगली सीरीज में बहुत मंदी में जाने का मूड उनका है नहीं, कम से कम नई पोजीशन बनाने का मूड नहीं। और इसकी वजह एक ये हो सकती है हर्षदा कि जब गुरुवार से पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, उम्मीदें बहुत है कि कुछ काम हो जाएगा इस बार, जिस तरह से सरकार कोशिश कर रही है रेट को नीचे लाने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात, ईयर एंड पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि हमेशा खरीदारी आती है फंड्स की तरफ से, जिसे हम कहते हैं ना कि दिसंबर के अंत में NAV बढ़ाने के लिए सैंटा क्लॉज होगी, तो वो सारे फैक्टर्स FIIs को भी दिख रहे हैं। इसलिए अब मंदी करने के बजाय मंदी काट रहे हैं। हाँ, बड़ी तेजी की पोजीशन बनने में थोड़ा सा शायद वक्त लगे। चले, लेकिन पूरा एक्शन है वायदे बाजार के ट्रेड में ही, और उसी पर हमारी नजर रहेगी छुट्टी के एक दिन पहले, क्योंकि गुरुवार को एक्सपायरी है, कल बाजार बंद होंगे, तो रोल ओवर अगर आपने करना है, क्या रणनीति आपकी हो वायदे बाजार में, आज के लिए क्या सुझाव है और क्या आज की ओपनिंग ट्रेड रहेगी, इस सब पर हम बात करेंगे इस छोटे ब्रेक के बाद। तो आप बने रहिए CNBC आवाज।
आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन CNBC आवाज पर। आज का दिन एक्शन वाला रहने वाला है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सुस्त शुरुआत के संकेत हो, लेकिन याद रखिए वायदे एक्सपायरी का हफ्ता है। ऐसे में काफी वॉलेटिलिटी की तैयारी होनी चाहिए और खास तौर से कल भारतीय बाजारों में कारोबार नहीं होगा। गुरु नानक जयंती के चलते छुट्टी है, यानी कि अनिल आज ही अगर रोल ओवर की पोजीशन बनानी है वो आज के आज ही बनानी है। एक्चुअली एक्सपायरी के हफ्ते में ट्रेडर्स पर इतना प्रेशर रहता है कि एक छुट्टी तो होनी चाहिए। ठीक रहता है कि चलिए आप थोड़ा कूल डाउन हो जाए, लेकिन एक दिन पहले होनी चाहिए या नहीं पता नहीं। ये अलग बात है। बिल्कुल रोल ओवर्स का सवाल है। रोल ओवर्स ठीक है, बुरे नहीं है। और 43% के आसपास निफ्टी के रोल ओवर्स है, एवरेज के आसपास, और आज पिकअप और करेंगे। लेकिन रोल ओवर्स में मुझे चिंता कहां दिख रही है? बैंक निफ्टी, यानी कि बैंक निफ्टी के डायरेक्शन को लेकर बाजार अभी भी साफ नहीं है और ट्रेडर्स मन नहीं बना पा रहे कि बैंक निफ्टी में हमें तेजी या मंदी की पोजीशन को रोल ओवर करना है। 30% ही रोल ओवर हुआ है, तो आज आपको जो डायरेक्शन लेना है वो बैंक निफ्टी से लेना है। अब अगर आप रोल ओवर की रणनीति बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं मान रहा हूं कमजोर शुरुआत होगी जो ग्लोबल संकेत है, तो अगर आपको तेजी की पोजीशन रोल ओवर करनी है तो पहले आप अगली सीरीज में खरीदारी पहले कर लें। 7,800 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिल जाए तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। पहले खरीदारी कर लें और उसके बाद करंट सीरीज में एक अगर उछाल आए सेकंड हाफ में तो बिकवाली करें, तो रोल ओवर में आपकी कॉस्ट कम हो सकती है। दूसरी बात, अगर आपकी शॉर्ट रोल ओवर करनी है, यानी कि मंदी की पोजीशन है और उसे रोल ओवर करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? पहले आप अगली सीरीज का खरीद लें और उसके बाद पहले इस सीरीज का खरीद लें और उसके बाद थोड़ा वेट करके अगली सीरीज में आप मंदी की पोजीशन बनाएं। तो थोड़ा सा टाइम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि बाजार अगर 7,800 के लेवल को होल्ड कर जाता है तब तो ये रणनीति परफेक्ट साबित होगी। अगर नहीं करता है तो और आपको लगे कि 7,800 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो तुरंत फिर रोल ओवर कर डालिए। इस बीच अनिल, फिर आज अगर रोल ओवर से हटकर क्या संकेत मिल रहे हैं वायदे बाजार के ट्रेडर्स के लिए, वो समझा सके। आज के डेटा हर्षदा जो सबसे अहम है, सिर्फ एक ही चीज पर नजर रखिए। 7,900 का कॉल ऑप्शन, कल 7 लाख शेयर जुड़े, 7,950 पर 6 और 8,000 पर 6, यानी कि कुल मिलाकर 20 लाख शेयर 7,900 से 8,000 की रेंज में इस सीरीज में कॉल ऑप्शन में जुड़े। इसका क्या मतलब है? जो लोग कॉल बेच रहे हैं मंदी की पोजीशन बना रहे हैं, तो 7,900 से 8,000 के पार निकलना बाजार के लिए बड़ा भारी काम है, ये डेटा दे रहे हैं। बाकी डेटा में कोई खास बदलाव इसलिए नहीं है क्योंकि कल बाजार भी बड़ी टाइट रेंज में था और बड़ा एकदम फ्लैट सा बंद हुआ, तो डेटा के लिहाज से सिर्फ और सिर्फ यही अहम है कि 7,900 से 8,000 की रेंज में कल काफी कॉल राइटिंग हुई है। अनिल, क्या फिर एक्सपायरी आपको लग रहा है ऊपरी लेवल्स के आसपास होगी या फिर इसी दायरे में जहां पर हम फंसे हुए हैं 7,800, 7,900, 900 के करीब तो जाने में मुश्किल हो रही है? अगर देखिए आज ये डॉलर इंडेक्स कमजोर नहीं होता ना तो मैं बड़े आसानी से बड़े कॉन्फिडेंटली ये बोल सकता था कि एक्सपायरी 7,900 के ऊपर होगी ही होगी। ये डॉलर इंडेक्स ने थोड़ा सा मामला गड़बड़ कर दिया, लेकिन फिर भी अगर एक्सपायरी की रेंज लेना तो रेंज में कोई बदलाव नहीं। नीचे 7,700 है, ऊपर 8,000 है, ये 150 पॉइंट की रेंज है अब से लेकर एक्सपायरी तक 2 ट्रेडिंग सेशन की संभावना है। अगर दोनों में से एक लेना हो तो ज्यादा संभावना है कि एक्सपायरी आप 7,900 के पार होती हुई देखें बजाय 7,800 के नीचे। तो ऊपर और नीचे की रेंज में से बाहर निकलकर कहीं एक्सपायरी देनी है तो ऊपर की संभावना ज्यादा बनती है। आपने कहा, लेकिन जो बड़ा संकेत आएगा वो बैंक निफ्टी से ही आएगा। बैंक निफ्टी पर एक नजर डालें तो कल भी शुरुआत अच्छी थी, बंद होते होते दबाव आया। ये भी एक बहुत ही छोटे दायरे में कारोबार कर रहा है, तो किस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी लगे तो कुछ कॉन्फिडेंस आएगा? दिक्कत यही है एक्चुअली, निफ्टी को भी अगर डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा तो उसके पीछे जिम्मेदार ज्यादा बैंक निफ्टी है। अब और बैंक निफ्टी में अभी भी कोई डायरेक्शन है नहीं, तो अब क्या करना है? फिर लेवल्स पर नजर रखनी है। पहला लेवल बैंक निफ्टी में ऊपर का है 17,200 और उसके बाद 17,400। ये अच्छी तेजी बैंक निफ्टी में तभी बनेगी ये 17,400, 17,500 के पार निकलकर टिक जाए, जो कि एक्सपायरी तक तो दिख नहीं रहा। ठीक है, अब नीचे का सपोर्ट लेवल बहुत दूर दिखता है, लेकिन जो इमीडिएट सपोर्ट जो ट्रेडर्स को ध्यान में रखनी चाहिए वो होगा 16,800 के आसपास। 16,800 के नीचे बैंक निफ्टी टिकता हुआ नजर आए, ट्रेड करे, तो फिर आप बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशन छोड़ दें। 17,200 पहला टारगेट रखें, 17,400, 17,450 दूसरा टारगेट रखें। आज के लिए फिर क्या रणनीति होगी ओपनिंग ट्रेड पर, क्योंकि लगभग 30 अंक नीचे अब SGX निफ्टी दिख रहा है? अगर मैं आपको बताऊं फैक्टर्स तो आपको सारे नेगेटिव ज्यादा दिखेंगे। देखिए डॉलर इंडेक्स मजबूत है, तो फिर क्या मंदी कर लेनी चाहिए? खुलते ही वही बताता हूँ, हाँ, क्योंकि कहाँ खुल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। और अगर 40 पॉइंट नीचे खुलता है, थोड़ा और नीचे खुलता है 7,800 के आसपास, तो मुझे नहीं लगता मंदी करनी चाहिए। मुझे लगता है तेजी करनी चाहिए। लेकिन आप कॉन्ट्रा कॉल कह रहे हैं? कॉन्ट्रा कॉल बिल्कुल 7,800 के आसपास खुल जाए, आपकी कल की मंदी की पोजीशन है। मैं ये बता रहा हूं आपको हर्षदा, देखिए कल जिन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई ना, उन्होंने ये सोच के नहीं बनाई कि डॉलर इंडेक्स इतना कमजोर हो जाएगा। उन्होंने ये सोचा कि यूएस फेड में कुछ आएगा। अब आपका नसीब है मंदी की पोजीशन में कि आपको पैसा बनाने का मौका मिल रहा है, वो नहीं आने के बावजूद, तो फिर ले लीजिए ना।
तो 7,800 के आसपास मंदी की पोजीशन कवर कर लें। बड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखकर वहां पर खरीदारी भी करें तो कोई हर्ज नहीं। और तो 7,800 को मैं एक बेस के तौर पर मान रहा हूं और फिर उस लिहाज से वहां पर मंदी नहीं करके बल्कि कॉन्ट्रा कॉल लेकर खरीदारी करें। लेकिन चूंकि एक्सपायरी का हफ्ता है, ग्लोबल मार्केट बहुत उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, तो बिना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना, क्योंकि मेरा मानना यह है 7,800 के नीचे आप फिसल गए तो सीधे 75 पॉइंट नीचे जाओगे। 7,725 वो बड़ा गैप है, 75 पॉइंट ज्यादा होते हैं, उसमें भाव बहुत टूट जाते हैं। ऊपर कितना जा सकते हैं? 7,875, 7,900 ये ऊपर की रेंज है, उसके पार निकले तो ही तेजी के बारे में सोचे। इस रेंज को आपको ट्रेड करना, तो संभावना ज्यादा जो दिख रही है, शुरुआत हम ग्लोबल संकेतों से करेंगे कमजोरी के, और उसके बाद हमारे फैक्टर काम आएंगे। नीचे से शॉर्ट कवरिंग होगी, थोड़ी खरीदारी होगी, एक्सपायरी का असर आएगा और शायद रिकवरी करेंगे। फिंगर्स क्रॉस कि यही हो। लेकिन जैसे अनिल ने कहा 7,800 के नीचे अगर बाजार खुलते हैं तो आपको मंदी नहीं करनी है, तब पोजीशन तेजी की लेनी है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन किन शेयरों पर आज पूरा एक्शन देखने को मिलेगा, कहां पर है खबरों का असर आज ज्यादा, यही आपके लिए हाजिर करेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। तैयारी है आज के कारोबारी सत्र की। आपको बताएंगे कौन से वो शेयर हैं जो आपके नजर में होने चाहिए, जहां पर खबरों का पूरा असर देखने को मिलेगा। ढेर सारी खबरों में से हमने छाटे हैं आज के टॉप 10 स्टॉक्स। हमारे साथ है हमारी रिसर्च टीम के वरुण दुबे, जिम्पी कालरा, नियति बोरा और पूजा त्रिपाठी। बताइए किन शेयरों पर रहेगी नजर आज। सबसे पहले बात करेंगे फाइजर की। दुनिया की हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे बड़ी डील का ऐलान हुआ है, ये शेयर आपके रडार पे होना ही चाहिए। फाइजर रिंग बोटॉक्स बनाने वाली कंपनी एलोजिन को रिकॉर्ड $16,000 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू में खरीदी है। डील अगले साल की दूसरी छमाही तक पूरी होती हुई नजर आएगी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे कल फाइजर का शेयर 2.7% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। एक और फार्मा काउंटर वर्कहार्ट भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। एनपीपीए वर्कहार्ट के 3 इंसुलिन प्रोडक्ट्स पर 5 साल के लिए प्राइस कंट्रोल नहीं करेगी, क्योंकि ये तीनों ही ड्रग न्यू ड्रग के अंदर आते हैं। अब इस कदम के बाद वर्कहार्ट अपने हिसाब से प्राइस फिक्स कर पाएगी, लेकिन जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो भी वो चार्ज करती है वो एनपीपीए को बताना पड़ेगा। वहीं कोलकाता कंपनी लॉ बोर्ड में आज दरअसल एसआरईआई ग्रुप की सुनवाई है। सब्सिडरी के जरिए फंड्स के गलत इस्तेमाल का आरोप इस कंपनी पे लगा है। इसी के साथ ऑपुलेंट वेंचर्स ने एसआरईआई इंफ्रा में अपना जो 2% का हिस्सा था वो बेच दिया और पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है। दरअसल ऑपुलेंट वेंचर्स ने 2011 में इस कंपनी में 11.5% हिस्सा खरीदा था। आज यूनाइटेड स्पिरिट्स की बहुत अहम एजीएम है। 2 महीने टलने के बाद आज एजीएम हो सकती है और साथ ही इस एजीएम में विजय माल्या को हटाने को लेकर एक अहम फैसला हो सकता है। इससे पहले विजय माल्या ने बोर्ड से हटने का एक बयान भी दिया था और आरओसी ने भी इनकी बोर्ड में रहने की अर्जी को रद्द कर दिया था। इसलिए अहम बैठक है और डीआईजी का इसमें 50% ज्यादा हिस्सेदारी है। इसलिए ये देखना होगा आज बैठक में कि विजय माल्या बोर्ड में रहते हैं या फिर नहीं। और 3 साल बाद लैंडको इंफ्रा फाइनली मुनाफे में आई है। तो 5,027 करोड़ घाटे के मुकाबले कंपनी ने 98 करोड़ रुपए का मुनाफा क्लॉक किया है। आय में भी 12% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2,657 करोड़ रुपए का इनका आय का यहाँ पे फिगर है। ऑपरेशन लेवल पे बेहद स्ट्रांग नंबर्स दिए हैं। एबिटा यहाँ पे डबल हो गया है और मार्जिन्स भी 23.8% से बढ़कर 43.2% हो गए हैं। मैक्स इंडिया मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का अपना 23% हिस्सा बेचेगी और वही यूके की कंपनी ये 23% यूके कंपनी बुपा ये 23% हिस्सा 190 करोड़ में खरीदेगी और इसके बाद कंपनी का स्टेक 26% से बढ़कर 49% हो जाएगा। हम आपको बता दें कि इस डील के बाद ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का कारोबार है वो उसकी वैल्यू 830 करोड़ की होगी। गैमन इंडिया के साथ कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग की खबर जुड़ी है, जिसमें काफी ज्यादा कर्ज जो है वो अब इक्विटी में बदल दिया जाएगा। कर्जदारों ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। जो कर्जदार है उसमें आईसीआईसीआई बैंक सबसे बड़ा है और इसके साथ कई और बैंक हैं जिसमें आईसीआईसीआई बैंक लीडर है। अब हो सकता है कर्जदारों के पास कंपनी का 51% हिस्सा आ जाए, तो ये काफी अहम होगा। और फिलहाल मार्च 2014 तक कंपनी पर 11,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। और एमिशन नियमों के लगातार विवाद को झेलने के बाद क्रेडिट स्विस आज बॉश पर इनिशिएट कर रहा है अपनी कवरेज। अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ 20% के गिरावट के साथ ये शेयर को देख रहे हैं। साल भर में 15,300 रुपए का इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिया है। और सबसे आखिरी में 3 कंपनियों के सर्किट फिल्टर को 20% से कम करके 10% कर दिया गया है और ये 3 कंपनियां हैं स्पाइसजेट, आरपीजी लाइफ साइंसेज और इॉन इलेक्ट्रिक।
करें तो काफी ज्यादा यहाँ पर स्टॉक्स है जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए और काफी एक्शन इन सब स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। फार्मा कंपनियों के लिए ज्यादा खबरें, देखेंगे किस तरह का रिएक्शन आज इन सभी खबरों पर दिखाई देगा। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। जब लौटेंगे हमारे साथ जानकार हमारे जुड़ेंगे और आपको बताएंगे आज की रणनीति क्या होनी चाहिए। इस बीच देखिए 7,815 पर SGX निफ्टी कारोबार करता हुआ। लेंगे एक ब्रेक, लौटेंगे जल्दी। घरेलू बाजारों के लिए नरमी के संकेत, क्रूड में उतार चढ़ाव से अमेरिकी बाजारों में हल्की गिरावट, लेकिन एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 6 साल के निचले स्तर पर, डॉलर में मजबूती से मेटल्स भी फिसले, ब्रेंट क्रूड गिरकर $45 के नीचे। दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बनने की राह पर फाइजर, इजराइल की एयरजन को $160 अरब में खरीदने का सौदा। R&D पर टैक्स छूट घटाने के प्रस्ताव का विरोध, कॉर्पोरेट इंडिया ने कहा भारत में निवेश को लग सकता है झटका। सब्सिडियरी के विलय से पहले वोडाफोन को चुकाने होंगे 2000 करोड़ रुपए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन तो हमने कल सुस्ती के साथ बिताया। कल छुट्टी है और परसों एक्सपायरी है और दुनिया भर में काफी एक्शन। अब अगर आप निवेशक हैं या फिर ट्रेडर, तो कौन से हैं वो बड़े सवाल जिन पर आज आपकी नजर होना बेहद जरूरी है? ये सारे सवाल लेकर हमारे साथ है हर्षदा, बताइए। शुक्रिया अनिल। एक्सपायरी के पहले फोकस रहेगा क्या रोल ओवर की पोजीशंस होनी चाहिए, तो उसी के साथ शुरुआत करते हैं कि कल की छुट्टी से पहले आज आपकी रोल ओवर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, कैसे करें अपने पोजीशंस को रोल ओवर, कैसे बढ़ाएं अगली सीरीज के लिए सौदे। इसके अलावा निफ्टी पर भी ध्यान रखें, एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, लेकिन आज का बड़ा सवाल यही है कि 7,800 से 7,900 की जो रेंज है क्या उसको हम तोड़ेंगे, और मैं उम्मीद कर रही हूं कि वो ऊपर की तरफ टूटती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ डॉलर में जिस तरह की मजबूती आई है, रुपए पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे में इसका क्या असर दिखेगा इक्विटी मार्केट्स पर, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही कमोडिटी के ट्रेड के लिए हमने देखा है चौतरफा बिकवाली, लेकिन क्रूड सबसे ज्यादा टूट रहा है। ऐसे में कच्चे तेल की बिकवाली क्या वाकई में अब भारत फायदा उठा पाएगा या नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक्स में सीमेंट कंपनी आज अपने रेडार पर रखे, क्योंकि दक्षिण भारत में सीमेंट के दाम बढ़े हैं और सवाल यही है कि इन शेयरों में कितनी तेजी आज आती दिखेगी। तो इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे लेते हैं राय कि किस तरह से आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए होना चाहिए। शुरुआत करते हैं प्रिसीजन टेक्निकल्स के किरण जाधव के साथ। किरण, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। नमस्कार। निफ्टी पहले ये बताएं, 7,800 के बेहद करीब खुलने के संकेत दे रहा है इस वक्त। SGX निफ्टी से अगर कुछ लेना चाहें तो क्या वहां खुल जाए तो तुरंत शॉर्ट कवरिंग कर लें, नई खरीदारी कर लें क्या? मेरा मानना है अनिल जी कि थोड़ी देर रुकना चाहिए, थोड़ा सा गिरावट हो सकती है, पर वापस एक बार हम 7800 के ऊपर आते नजर आएंगे। अगर 7800, 7815 के ऊपर कंसिस्टेंटली रहते हैं तो एक बार खरीदी कर लेनी चाहिए और हमें पुल बैक देखने को मिल जाना चाहिए। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, परसों भी हमने एक कैंडलस्टिक पैटर्न जिसको दोजी कहते हैं वही था, जो कि न्यूट्रल कैंडलस्टिक है। कल भी ऐसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दिया, तो एक रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा। और 7800 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव डेटा भी कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, टेक्निकली भी यही कहता है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से ये होल्ड करना चाहिए और वापस ऊपर जाना चाहिए। इधर से मेरा मानना है कि आज के लिए 78-75 एक अहम लेवल रहेगा। अगर ये निकल जाता है तो बहुत अच्छी तेजी होगी, जो कि हम 7900 के करीब जाएंगे जी। लेकिन चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया भी हमारे साथ है वायदा कारोबार की रणनीति के लिए। सुमित, एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले, क्योंकि कल छुट्टी है, ये बताएं कि रोल ओवर्स किस तरह से किए जाए। अगर आज कमजोर शुरुआत होती है और जिनको तेजी की पोजीशन रोल करनी है अगले महीने में, तो क्या पहले खरीदारी कर लें और फिर थोड़ी देर बाद उछाल का इंतजार करें, और क्या थोड़े ऊपर में रोल ओवर करने का मौका मिल सकता है फिर? गुड मॉर्निंग अनिल जी। जैसे कि अभी किरण जी ने भी बताया कि
डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से 7,800 एक मेजर सपोर्ट रोल ब्रेक करेगा। तो एक बार फिलहाल आज के दिन मार्केट ओपन होने दे। रोल ओवर के लिए मेरे ख्याल से एक बार आज का दिन वेट करें, कल के दिन में रोल ओवर करना चाहिए। मार्केट को ओपन होने दे। ये रेंज एक बार 7,800 7,900 की जो रेंज है, दोनों के किसी भी तरफ एक बार एक ब्रेकआउट आने दे। अगर 7,800 बाई चांस टूट जाता है तो एक बार के लिए संकेत खराब हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि 7,800 अगर ब्रेक करेगा तो शायद 7,550 भी आ सकता है। वही सेम चीज ऊपर में भी है, अगर 7,900 ऊपर में ब्रेक करेगा तो 8,050 8,100 तक जा सकता है। तो रोल ओवर के एक बार आज मंगलवार का दिन है, एक बार वेट करें, अभी टाइम है 1-2 दिन का। अगर आज आप रोल ओवर आज नहीं करेंगे तो कल और परसों वापस चांस मिलेंगे आपको। एक बार वेट करें, जिस तरफ भी ब्रेकआउट आए उसके हिसाब से रोल ओवर करें। मेजर सपोर्ट्स के साथ और रेजिस्टेंस के साथ प्ले करना होगा मार्केट में। कल के दिन में बहुत थिन रेंज प्ले हुई थी मार्केट के अंदर, सेम चीज आज भी ऐसा लगता है शायद रिपीट हो सकती है। ओपनिंग के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि निफ्टी को शायद थोड़ा सा गैप डाउन देखने को मिले 31 पॉइंट के आसपास, फिर वहां से वापस एक पुल बैक आ सकता है क्योंकि सपोर्ट प्ले करेगा 7,800 का और 7,780 टेक्निकल भी एक सपोर्ट लेगा। तो वो सपोर्ट के आसपास से एक बार पुल बैक आएगी। तो आज का दिन का जो रेंज लग रहा है वो इसी रेंज के अंदर दिख रहा है और 7,900 जैसे ही ब्रेक करेगा तो फिर कन्विक्शन आ जाएगा तेजी के लिए। उसके बाद हम रोल ओवर का सोच सकते हैं। फिलहाल एक बार रोल ओवर के लिए, ओपनिंग के लिए तो वेट करना चाहिए, ओपन होते नहीं करना चाहिए। सेकंड हाफ में जरूर देख सकते हैं रोल ओवर करने के लिए। चलिए सेकेंड हाफ में, यानी कि यूरोपीय बाजार खुलने के बाद ही वो रोल ओवर की ठीक पोजीशन बनाए, लेकिन ये फिलहाल वायदे बाजार की रणनीति है। बैंक निफ्टी, जैसे हम सुबह में भी चर्चा कर रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में कि बैंक निफ्टी ही शायद एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा बाजार की अगली मूव के लिए। मुझे सुमित बताइए, आपने क्या पढ़ा है सौदों को देखकर वायदे बाजार में, क्या संकेत, क्या इशारा कर रहा है बैंक निफ्टी का ट्रेड? देखिए हर्षदा, ये आपने एक बार बिल्कुल सही कहा कि निफ्टी और निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी मार्केट को लेके जाएगा। डायरेक्शन जो देगा मार्केट की वो बैंक निफ्टी डिसाइड करेगा कि मार्केट को किधर लेके जाना है। जैसे कि निफ्टी के अंदर एक रेंज बनी हुई है, सेम उसी तरह से हर्षदा बैंक निफ्टी के अंदर भी एक रेंज बनी हुई है। 17,200 से 300 का लेवल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। 17,300 अगर कन्विंसिंगली बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है तो फिर इसके अंदर एक हमको अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जिसके अंदर बैंक निफ्टी 17,800 से 18,000 तक के लेवल्स दिखाएगा। दिसंबर के पहले हफ्ते में दिखा सकता है। इमीडिएटली अगर हमको कोई ट्रेड लेना हो तो अगर कोई 100-150 पॉइंट का बैंक निफ्टी में डिप मिल जाता है तो फिर वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपन यूज कर सकते हैं। और जब तक 16,800 16,700 नीचे में ब्रेक नहीं करता तब तक एक बार घबराने की कोई बात नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं लग रही। लेकिन ऊपर में 17,300 को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। जैसे 17,300 का लेवल ब्रेक होगा तो एक बड़ा रनअप देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में एक बड़ा रनअप हो सकता है, लेकिन 17,200 300 के पार निकलना जरूरी है। उसकी बात हम कर भी रहते लगा था। लेकिन एक छोटा स्टॉक लैंको इंफ्रा, इस पर राय लेना चाहता हूं किरण आपसे चार्ट्स के लिए। आज से बड़े लंबे समय बाद कंपनी मुनाफे में आई है। 527 करोड़ का जो लॉस था उसके सामने कंपनी ने दर्ज किया है 98 करोड़ का मुनाफा। मार्जिन्स डबल किए 24% से 43%। और ये बड़ा सरप्राइज दिख रहा है कि इंफ्रा कंपनियां भी प्रॉफिट बना सकती है। जीएमआर के बाद अब दमदार परफॉर्मेंस आई है स्टॉक की। वैसे तो सिंगल डिजिट वाला स्टॉक है, 5-5.5 रुपए भाव चलता है। ये बताइए, कल जो 7% बढ़ चुका है 35 पैसे, आज और बढ़ेगा क्या? बढ़ने की उम्मीद है अनिल जी, क्योंकि हमने देखा है कि ये स्टॉक अच्छे मोमेंटम के साथ करीबन 3 रुपए 85 पैसे से लेके करीबन हम अभी 5.35 पे ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। मोमेंटम है और उसके पहले भी एक बहुत अच्छी मूव आई थी सितंबर अक्टूबर सीरीज में, जो कि 2.5 रुपए से करीबन 6 रुपए तक एक मूव आई थी। मेरे ख्याल से ये मोमेंटम काउंटर रहेगा, इसमें दम है। तो अगर कोई ट्रेड इनिशिएट करता है तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाए और ट्रेड इनिशिएट करे। ऊपर में 6 रुपीज 50 पैसे में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, पर वो निकल जाने की उम्मीद है। और मेरा ये मानना है कि अगले 15-20 दिनों में ये 8-9 रुपए तक चला जा सकता है। 8-9 की बात हो रही है लैंको इंफ्रा की। शानदार नतीजे अनिल जी, क्या अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है लैंको इंफ्रा के लिए? एक्चुअली सारी इंफ्रा कंपनियों के लिए ऐसा लग रहा है कि अच्छे दिनों की शुरुआत बोले ना बोले, लेकिन बुरे दिनों का खात्मा होता हुआ दिख रहा है। ये कहना ज्यादा सही है, क्योंकि आप देखिए अब धीरे धीरे ये कंपनियां प्रॉफिट में आ रही है। जो मुश्किलें थी वो कम हो रही है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग होती हुई दिख रही है। और एक्चुअली हर्षदा मैं बताऊं, अभी दिवाली के वक्त इतने एक्सपर्ट से बात हो रही थी, इस बार फॉर ए चेंज कई सारे बड़े बाजार के दिग्गज ये कह रहे हैं कि अगले साल की थीम अगर कोई हो सकती है तो वो इंफ्रा शेयर हो सकती है। तो इंफ्रा शेयरों में 2 चीजें देखनी है इन्वेस्टर्स को, या तो जिनकी बैलेंस शीट दुरुस्त है, कर्ज नहीं है या बहुत कम है, मैनेजेबल है,
वो खरीद लें, लेकिन वो शेयर थोड़े महंगे मिलेंगे। अब अगर आपको जीएमआर लिंको जैसे शेयर देखने, जीवीके जैसे शेयर देखने, वहां रिस्क थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट की हालत अभी सुधरी नहीं। ये पहला नतीजा है जो थोड़ा आपको अच्छा नजर आ रहा है। तो एक आध क्वार्टर और नतीजे बेहतर हो जाए तो फिर ये कंपनियां आपको मुनाफा ज्यादा दे सकती है। इंफ्रा के साथ साथ कंस्ट्रक्शन, ये एक और स्पेस हो सकती है जो मुनाफा दे सकती है। और तीसरी, रेलवे से जुड़े हुए शेयर। तो ऐसा लग रहा है कि ये थीम इस साल काम करने वाले हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर शायद वो नई थीम बन रही है जहां पर पैसे लगाए जा सकते हैं बाजार में। लैंडको इंफ्रा में तेजी रहेगी, 3 सालों बाद कंपनी प्रॉफिट में दिखी है, तो आज ये स्टॉक इन फोकस जरूर रहेगा। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज जल्द शुरू कर रहा है एक नया कॉन्टेस्ट, इंडियन एडवाइजरी लीग। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, एनालिस्ट या फिर एडवाइजर्स इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इस लीग में खेलने के लिए सबसे पहले आपको indianadvisoryleague.com पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर से शुरू हो जाएगा। इसके बाद लीग शुरू करने पर आपको रोजाना अपनी कॉल इस प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करनी होगी। आप इक्विटी और इंडेक्स में 5 कॉल, कमोडिटीज में 3 कॉल और करेंसी में 2 कॉल पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप रोजाना विजेता बनते हैं तो आपको 30 ग्राम सोना मिलेगा, साथ ही आपको रोज के पॉइंट्स फाइनल में जुड़ जाएंगे। लेंगे एक छोटा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी। आगे फंडामेंटल राय लेंगे अमरीश बलीगा से। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। हमारे साथ है हमारे जानकार, टेक्निकल्स पर बात कर रहे हैं हम किरण जाधव से। सुमित बता रहे हैं कि वायदे बाजार की पोजीशन क्या होनी चाहिए, और अब अमरीश बलीगा हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजारों पर एक फंडामेंटल राय देने के लिए। आज फार्मा कंपनियों में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके नजर में रहेंगे, जो एक बड़ा विदेशी सौदा होता हुआ दिखाई देगा। वो है फाइजर और एलोजिन के बीच में $16,000 करोड़ में ये मर्जर होने वाला है, ये डील होने वाली है। इसका कितना फायदा फाइजर की इंडियन लिस्टेड आर्म पर दिखेगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। अमरीश, इंटरेस्टिंग होगा जैसे जब ये 2 बड़ी कंपनियां एक साथ जुड़ जाएंगी, लेकिन कितना फायदा भारतीय शेयर धारकों को मिलेगा? स्टॉक कल हल्की बढ़त दिखा रहा था। सेंटिमेंटली शायद पॉजिटिव होगा, उससे ज्यादा तो मुझे इमीडिएट कुछ बेनिफिट दिखाई नहीं दे रहा है। सो आई थिंक सेंटिमेंटली इट कैन मूव अप टू सर्टेन एक्सटेंट, पर शायद ज्यादा मूव नहीं करे, बिकॉज ओवरऑल लाइक ऑन द फार्मा स्पेस देयर इज स्टिल डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड वी हैव सीन मोस्ट ऑफ द लार्ज फार्मा स्टॉक्स करेक्टिंग। तो मुझे लगता नहीं कि दिस कैन इमीडिएटली मूव अप। वोखार्ड, सुमित बताएं, खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि खबरों के दम पर ये शेयर भागता तो है और आज खबर अच्छी है। इनकी 3 दवाओं के लिए NPPA, ये जो हमारी अथॉरिटी है जो हमारे हिंदुस्तान में दवाओं के दाम तय करती है, उन्होंने ये कहा कि इन 3 दवाओं पर प्राइस कंट्रोल नहीं होगा, यानी कि कंपनी अपनी मर्जी के मुताबिक दवा के दाम तय कर पाएगी। ये एक पॉजिटिव खबर है। अब फायदा कितना होगा ये तो पता नहीं, लेकिन खबर पॉजिटिव है। ये बताएं, वोखार्ड जो खबरों के दम पर भागता है, तेजी करनी चाहिए क्या? यदि हाँ तो कितना ऊपर जा सकता है? अनिल जी, बिल्कुल तेजी करनी चाहिए वॉकार्ड के अंदर। कल हमको एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली है वॉकार्ड के स्टॉक के अंदर, और 1600 के आसपास के करीब ये स्टॉक चल रहा है। एक इसका फाइनल रेजिस्टेंस है अनिल जी 1635। जैसे ही ये स्टॉक 1635 का लेवल ब्रेक करेगा तो इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर की स्टॉक करीब करीब 100 रुपए की तेजी दिखा सकता है, यानी 1700 से 1735 के लेवल दिखा सकता है आने वाले दिनों में। इमीडिएटली अगर 1635 का लेवल इसका ब्रेक हो जाता है तो ट्रेडिंग के लिहाज से जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो 1600 या टू बी वेरी प्रिसाइज अगर एकदम सेफ चलना है तो 1570 के स्टॉप लॉस से वॉकार्ड के अंदर तेजी की पोजीशन बिल्कुल बनानी चाहिए। प्रेजेंट लेवल्स पे भी बना सकते हैं। 1635 के बाद इसके अंदर कन्विक्शन आ जाएगा। टारगेट्स रहेंगे 1700 से 1735 के, लॉन्ग करके चलना चाहिए वॉकार्ड के अंदर। तेजी करें 1700, यानी कि यहाँ पर 100 रुपए का मूव पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। ये पूरा माहौल बनता हुआ, लेकिन इन फार्मा कंपनियों के लिए एक और नेगेटिव खबर आ रही है, और इसका शायद आप ऑटो कंपनियों में भी देखेंगे। अमरीश, सीबीडीटी ने सिफारिश दी है कि जो साइंटिफिक रिसर्च में अब कंपनियां निवेश कर रही हैं, R&D में, जो अब तक एग्जेम्पशन मिलता है 200% टैक्स का, उसको आधा करने का प्रस्ताव है, 100% पर आ जाएगा। कंपनियों पर इसका क्या असर होगा ये मैं आपसे समझूंगी। इस बीच किरण मजूमदार शॉ जो CMD है बायोकॉन की, उन्होंने कहा है अगर वाकई में सीबीडीटी इस प्रस्ताव को अमल में लाता है तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव होगा और निवेश पर ज्यादा झटका लगेगा।
confuse simplification with tax exemptions, okay? I think we certainly need a simplified tax regime. We need clarity, we need predictability and transparency. Certainly that's one part of the equation. But on the other part, you cannot do away with tax exemptions and tax incentives, especially for many sectors which need it. I'm very surprised that, the government actually, the CBDT has not even taken on board serious objections from DIPP, DST, who are all not in sync with this proposal. So, the finance minister might have made a statement, but I don't think it augurs well for the economy. चलिए, अच्छा संकेत नहीं होगा किरण मजूमदार शॉ कहती हुई, क्योंकि इन कंपनियों का काफी ज्यादा खर्च R&D पर होता है। अमरीश, कितना बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि इन कंपनियों का जो प्रीमाइस बिजनेस का है कि जितना ज्यादा रिसर्च करेंगी उतनी नए प्रोडक्ट्स लेकर आएंगी। Yeah, I mean, clearly I think we are moving towards sort of a scenario जहाँ पे tax breaks, tax exemptions कम होने वाले हैं, and the same time your rate of tax also is coming down to 25%. दूसरी बात है कि CBDT को क्या लगता है कि खर्चा तो करते नहीं R&D पे, लेकिन 200% डिडक्शन है, Absolutely. तो खर्चा किसी और पे जाता है R&D के अकाउंट में। So basically मुझे लगता है कि आगे जाके research should be done not for tax exemption but for future gains. तो पॉलिसी वाइज शायद अच्छा डायरेक्शन रह सकता है। Absolutely. लेकिन क्या इम्पैक्ट रहेगा इन कंपनियों को, क्योंकि बायोकॉन का R&D पर काफी ज्यादा खर्च होता है। मेरे ख्याल में रैनबैक्सी में भी, स्पार्क, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ये सब बड़ी कंपनियां, इवन ऑटो कंपनियां। Absolutely, I think impact will be negative, but at the same time जो over expenditure होता है, over reporting होता है, वो भी कम हो जाएगा। लेकिन ऑटो कंपनी ने एक बात कही कि अगर मेक इन इंडिया करना है, इंडिया को ऑटो हब बनाना है, तो ये टैक्स डिडक्शन लेना शायद इस वक्त सही नहीं है। देखिए क्या होता है। वक्त सही है एक, और वो है ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। कुछ स्टॉक्स मेरे यहाँ पर लिस्ट में, यूनाइटेड स्पिरिट्स आज बड़ा एक्शन रहने वाला है, इस शेयर पर बात करेंगे, इंडिया सीमेंट पर बात करेंगे, IRB इंफ्रा पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कुछ स्टॉक्स एक्शन में रहने वाले हैं। शुरुआत करता हूं IRB इंफ्रा के साथ। अब अमरीश, मामला ये है, 2,68,000 शेयर प्रमोटर्स ने पिछले कुछ दिनों में बेचे हैं बाजार में। क्वांटिटी तो बड़ी नहीं है, 2.25 लाख शेयर कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। आज बाजार है कमजोरी का, और बाजार को कमजोरी के बाजार में नेगेटिव न्यूज की जरूरत होती है किसी स्टॉक में, वो यहाँ दिख रही है। प्रमोटर का बेचना अच्छा संकेत तो नहीं है। अब उन्होंने किसी भी वजह से बेचा हो, क्या करें? प्रोमोटर 1 लाख बेचे या 10 लाख बेचे, इफेक्ट सेम होता है। क्वेश्चन आता है कि प्रोमोटर क्यों बेच रहा है, व्हाट इज इट दैट ही नोज विच द मार्केट डज नॉट नो, राइट, और उसके कारण क्लियरली प्रेशर तो रहेगा। कितना गिरेगा ये बताएं सुमित, वायदा कारोबार में शॉर्ट कर दें इसे? बिल्कुल करना चाहिए। 255 ऊपर का फाइनल लेवल है रेजिस्टेंस, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसके अंदर बिल्कुल एक बार इंट्राडे के लिहाज से और 1-2 दिन के ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट करके चले। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद 10 से 15 रुपए का फॉल इमीडिएटली हमको देखने को मिल सकता है, यानी 235-240 के बीच के लेवल इंट्राडे में ही हमको देखने को मिल सकते हैं। सो 15 रुपए के फॉल के लिए 7 से 8 रुपए का स्टॉप लॉस, रिसीवर्ड रेशियो भी अच्छा बैठ रहा है 1:2 का, सेल करके चलना चाहिए। और चार्टिकली भी ऐसा लग रहा है कि स्टॉक फिलहाल एक बार एक करेक्शन देगा। IRB इंफ्रा में बिकवाली का दबाव रहेगा, एग्जिट करना चाहिए, निकलने की सलाह है, बेचने की सलाह है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये स्टॉक आज आपके रेडार पर दोबारा लौटेगा, और काफी समय बाद कंपनी की आखिरकार वो AGM हो रही है। ये 2 महीने टली थी, लेकिन आज फोकस यही रहेगा कि क्या विजय माल्या बोर्ड में बने रहेंगे या फिर इनको निकाला जाएगा। ये एक मेजर फोकस रहेगा इस AGM का। अमरीश, क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि पहले भी इसको लेकर काफी ज्यादा बाजार में हरकत हुई थी, स्टॉक पहले तेजी से बढ़ा फिर गिरा। आज अगर ये मानकर चले कि विजय माल्या को निकाल देते हैं बोर्ड से, क्या असर दिखेगा स्टॉक? पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज आई थिंक ही इज द ओनली नेगेटिव फैक्टर इन द कंपनी राइट नाउ, एंड स्पेशली आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड, आई मीन बीइंग कॉल्ड अ विलफुल डिफॉल्टर, I don't think there's much of a chance of him to remain on the board. सीधी बात है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स है अभी ये कंपनी, और बाद में एक MNC लीकर कंपनी हो जाएगी Diageo। Absolutely. बस वही फर्क है, जो विजय माल्या अभी अंदर है, तो विजय माल्या अगर निकल गए तो घबराइए मत, डरिए मत कि विजय माल्या अगर बाहर जा रहे हैं तो कोई आपके लिए नुकसान की बात है।
हो सकता है पॉजिटिव हो। अच्छा, दूसरा एक स्टॉक जहां पर पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को, और सीमित से राय ले ली जाए चूंकि वायदा कारोबार का शेयर है, इंडिया सीमेंट। सुमित, ऐसा है कि खबरें आ रही कि साउथ में, दक्षिण भारत में सीमेंट के दाम बढ़े हैं पिछले 2-4 हफ्तों में, 70 रुपए प्रति बोरी, 250 रुपए से 320। अच्छा, ये मजे की बात है कि कोई डिमांड या मांग बढ़ रही हो वैसा नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी कंपनियां दाम बढ़ाए जा रही है, बढ़े हुए दाम पे बेच रही है। अब ये खबर आई है आज, खरीदा जाए वायदा कारोबार में? देखिए अनिल जी, सीमेंट सेक्टर में 2-3 कंपनीज हैं, उनमें से अगर एक को सिलेक्ट करना हो तब नहीं, लेकिन अगर प्योरली इंडिया सीमेंट में अगर ट्रेड करना है तो एक ट्रेडिंग के लिहाज से बिल्कुल एक यहाँ से कल भी एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली है, और शायद हो सकता है कि ये 5 से 7 रुपए का मूवमेंट जरूर दे सकता है। 80 रुपीज के आसपास का स्टॉक है, 77 के स्टॉप लॉस से 86 के टारगेट के लिए इसको खरीदा जा सकता है। हो सकता है कि एक बार इसके अंदर पुल बैक देखने को मिले यहाँ से, बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4-5 महीनों सीमेंट सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, और सीमेंट के मोस्टली स्टॉक्स में हिस्टोरिकली देखा गया है कि एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलती है। अगर सीमेंट्स में कोई और स्टॉक सिलेक्ट करना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अंबुजा सीमेंट को फिलहाल एक बार सिलेक्ट करना चाहिए। 200 के आसपास का इसका भाव है। अंबुजा सीमेंट में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी तेजी आएगी, ऊपर में ये स्टॉक 230 से 250 के लेवल दिखाएगा। तो अगर एक पसंदीदा स्टॉक चुनना हो तब तो अंबुजा सीमेंट को चुनना चाहिए, यहाँ पे प्रेजेंट लेवल्स पे निवेश करके। चलिए लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्री ओपनिंग सेशन, रुपए की शुरुआत और पहला सौदा। छोटे से ब्रेक।